Hello, my neat hustlers. How is your day going? And most importantly, how is your preparation going? If everything is going fine और हर एक का सवाल का जवाब है आपका यस, हाँ बहुत अच्छा मैम, तो फिर तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच विक्टोरियस. ईच डे आपको सेलिब्रेट करना होता है. ठीक है, हर दिन आपको सेलिब्रेट करना है अपने विक्ट्री को. कैसे भाई? कि भाई हमने एक दिन अपने नीट के करीब जाते हुए परफेक्टली यूटिलाइज कर लिया. सो टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. तो सेलिब्रेशन आप कैसे करोगे? आप सेलिब्रेशन में खुश होकर अपने वीकेंड प्लान्स पर टिक लगा लोगे. अभी के लिए बेटा यही सेलिब्रेशन है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा. ठीक है, सो चलिए फिर हम लोग आज एक अनदर मैराथन स्टार्ट करने जा रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यहाँ एनसीईआरटी के लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड ऑलमोस्ट हर एक दो लाइन के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का मिल जाएगा क्ल्यू. ठीक है, सो जल्दी हमें स्टार्ट करना है. एंड इसमें बाकी चैप्टर्स में आपने जितना भी ध्यान लगाया था इसमें एम्पलीफाई कर दीजिएगा उस कंसंट्रेशन लेवल को. ठीक है, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है इन टर्म्स ऑफ नीट यूजी. डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हो गए या फिर आपके किसी भी तरह के थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड हो गए या फिर मैच द फॉलोइंग हो गया. एनीथिंग कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल एज वेरी वेरी टफ conceptual questions can also come from this chapter because ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट में. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैराथन. आपको क्या करना है, आपको नियम पता है. अपने सामने बुक रखना है, अपना मार्कर रेडी रखना है या फिर जो भी आप हाइलाइटर यूज़ करते हो हाइलाइटर रेडी रखिए, पेन रेडी रखिए, जो भी आपको करना है. बट खाली कोई नहीं बैठेगा, ये मूवी बिल्कुल नहीं चल रहा. अगर आपको मूवी देखने का भी इरादा है तो आप प्लीज़ सच में जाके मूवी देखाइए ताकि आप जब दोबारा मूवी देख के बैठो ना तो आप फुल कंसंट्रेशन से देखो. ठीक है, सो नो एक्सक्यूजेज ओवर देयर. सो ये आपको मेक श्योर करना है. ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस लेट अस अवॉइड. किसी भी तरह के आवाज़ें हमें नहीं करनी है. ठीक है, सो व्हाट विल डू, वी विल एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस. चलिए, हाँ, सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. जब आप ये वर्ड सुनते हैं एक्सक्रीशन तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं. राइट, एक्सक्रीशन मतलब क्या? निकाल रहे हैं. ठीक है, बॉडी से. ये आपको कुछ समझ में आता है? तो फिर आप तो ये भी सोच सकते हो कि एलिमिनेशन अगर हो रहा है बॉडी से कोई चीज़ का तो इसका मतलब फिर वो भी हम जोड़ सकते हैं जो हम फीसेस एलिमिनेट करते हैं. डाइजेशन के बाद जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं जो थ्रू एनस रेक्टम बाहर आते हैं वो भी तो होते हैं एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट. वो भी तो एक्सक्रीशन ही हुआ ना, क्योंकि वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है. पहला तो कॉन्ट्रोवर्शियल बात यहाँ आता है जब आप सोचते हो कि एक्सक्रीशन है क्या. ठीक है, तो मैं बता दूं कि वो एक्सक्रीशन का एक सर्टेन डेफिनेशन है. उसी डेफिनेशन के अंडर ही चीज़ें जो आती है जो फॉल करेगी वो एक्सक्रीशन के कैटेगरी में आएगी. जैसे कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि वाटर कैरी, मतलब वाटर एज वेल एज सॉल्ट्स एंड सॉल्यूट्स. ठीक है, जो भी वाटर में घुले मिले सॉल्यूट्स है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स व्हाटएवर. ओके, एज वेल एज वाटर अलोंग विथ इट. सो ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना यही हो सकते हैं एक्सक्रीट. अपार्ट फ्रॉम इट वॉट एवर वी टॉक अबाउट दैट इज नॉट एक्सक्रीशन. ठीक है, वो रिमूवल है, वो डाइजेशन का एक पार्ट है जो हम बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, पहले हम इंजेशन करते हैं फिर उसे हम इजेशन कर देते हैं. ठीक है, सो वो अलग है, ये अलग है. तो याद रखिएगा हम दोनों अलग है. कौन बात कर रहा है? यूरिन बात कर रहा है और फीसेस बात कर रहा है कि हम दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है. पड़ोसी है तो क्या हुआ, है ना. चलिए, सो पहला एक कंसेप्ट क्लैरिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया. अब हम आते हैं एलिमिनेशन. एलिमिनेशन क्या है कि एक्सक्रीशन तो हो रहा है भाई. ठीक है, एलिमिनेट हम किस तरीके से कर रहे हैं? बहुत ऐसे आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके एक पर्टिकुलर प्लेस से एक्सक्रीट आउट होते हैं, कोई और दूसरे प्लेस से एक्सक्रीट आउट होता है. वो कितने सारे प्लेसेस है वो हम डिस्कस करेंगे. फॉर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि आप जो यूरिनेशन करते हो वो कैसे करते हो? यूरेथ्रल ओपनिंग है. ठीक है, उससे यूरिनेशन हो जाता है आपका. ठीक है, तो जैसे कि फीमेल्स में क्या है, वो फीमेल्स में क्या बताइए, फीमेल्स में यूरिनेशन कहाँ से होता है? बेटा जो वेजाइना सोच रहा है ना वो इतना बड़ा पाप कर रहा है ना, वो जल्दी जाए और बाल्टी में डूब जाए जाके. ठीक है, मुंह नहीं धोना है इस बार, बाल्टी में डूब जाना है. ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है. वहां पे ऑरिफिस होते हैं. ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, वहीं से होता है. ठीक है, सो यूरेथ्रल ओपनिंग से ही बाहर जाएगा क्या? यूरिन. इन फीमेल्स ऑल्सो. और मेल के लिए तो सीमेन और यूरिन का पासेज सेम है. ठीक है, सो उसी ओपनिंग से बाहर जाता है.
ठीक है, थ्रू पेनिस. So this is the difference between how we eliminate. Apart from the reproductive organs, around reproductive organs जो ये excretion हो रहा है, इसके अलावा भी excretion हम कहीं और से भी करते हैं. कैसे? क्या आप excretion कर रहे हो अपने skin से? आपका sweat यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो skin से भी excretion हो रहा है, so that is also very important. ठीक है, वो भी एक काइंड ऑफ एक्सक्रीशन है. यू आर स्वेटिंग इट आउट. ठीक है, एलिमिनेशन हो रहा है आपके एक्सक्रीशन का. वहाँ पे क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो भी आपके स्वेट के फॉर्म में आपका बॉडी एलिमिनेट कर दे रहा है, राइट? तो ये आप याद रखिएगा. अब देखते हैं क्या होता है. एनिमल्स जो होते हैं, यहाँ एनिमल्स में हर एनिमल आ रहा है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स. ठीक है, एनिमल्स में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, Na+, K+, Cl-, फोस्फेट, सल्फेट, ये सब आता है. ठीक है, सो ये सारे जो है या तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या किसी और मीन से आए हुए हो हमारे बॉडी के अंदर. इंजेक्शन एक मीन्स है, उसमें से खाना हम खाते हैं. ठीक है, उसके बाद क्यों खाना खाते हैं? हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए, राइट? सो उस किसी भी एक माध्यम से अगर हमारे बॉडी के अंदर खाना आया है और खाने के थ्रू हमारे पास अगर इतने सारे एलिमेंट्स आए हैं जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये सब आते हैं. ठीक है, तो जिस भी प्रोसेस से आए हो, अगर इस सब्सटेंस को हम रिमूव करते हैं पूरी तरह से या फिर थोड़ी पार्शियली अगर हम रिमूव करते हैं, तो फिर हम उस मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. ठीक है, तो अब हमें कुछ तीन समझिए कि हर जगह हीरो होता है, आपके क्लास में भी होता है. जब आप क्लास में रहते थे अपने स्कूल टाइम में, टॉपर्स होते थे. ठीक है, तो जो टॉप 3 जो टॉपर्स है उनको थोड़ा वैल्यू ज़्यादा मिलता था कि नहीं? ठीक है, टॉप 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आ गया, वैल्यू ज़्यादा होता है. प्राइजेस भी होते हैं, स्पोर्ट्स में भी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिलता है. तो जो वैल्यू ज़्यादा होता है, हर किसी का एक नखड़ा भी होता है ना? तो आप अभी से स्टोरी याद रखिएगा कि वैल्यू ज़्यादा मतलब नखड़ा ज़्यादा. और नखड़ा क्या ज़्यादा है? तो भाई नखड़ा ये ज़्यादा है हमारा कि उनको ये थोड़ा सा ड्रामे हैं उनके कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा. ठीक है, हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें नखड़े में आती है. ठीक है, चलिए समझते हैं क्या नखड़ा है भाई किसका. जस्ट अ सेकेंड ना, कुछ एलिमेंट हमारे को डिस्टर्ब कर सकती है, सो लेट अस अवॉइड दैट. ओके, टेक की चीज़ों में ना बहुत मुश्किलात है. ओके, सक्सेसफुली एलिमिनेटेड. चलिए, अब कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें. ओके, हाँ फाइन. चलिए फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे वो 3 टॉपर कौन है. हमारे 3 टॉपर है अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या है 3 टॉपर का नाम. 3 टॉपर हमारे हैं, आप यहाँ लिख लीजिए. ठीक है, 3 टॉपर है जिसमें से सबसे ज़्यादा नखड़े किसके हैं भाई? अमोनिया. ठीक है, सो ये टॉपर थोड़ा नखड़े वाला टॉपर है. सेकंड कौन है भाई? सेकंड वाला है यूरिया. ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक नखरे हैं इसके. थर्ड वाले के बेचारे के बड़े कम नखरे हैं. ठीक है, बहुत कम नखरे हैं इनके. यूरिक एसिड. ठीक है, तो ध्यान रहेगा 3 टॉपर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. ठीक है, कहानी बना के याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा. याद करने को बेटा बायो में इतना कुछ है आपके पास याद करने को, बायोलॉजी में इतना ज़्यादा है कि आप अगर अपने माइंड में स्टोरीज नहीं बना रहे हो ना, कनेक्शंस फाइंड नहीं कर रहे हो ना दो चीज़ों के बीच में, हर कुछ याद नहीं रहेगा. स्पेशली तब जब आप एग्जाम के इतने करीब हो, जब आपको सब कुछ इतना दिमाग में क्लटर करना है, भरा हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मेक स्टोरीज. बायोलॉजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टोरी, राइट? तो स्टोरीज के फॉर्म में याद रखिए, आपको जो सूट करता है. इफ दिस सूट्स यू, व्हाटएवर आई एम टीचिंग इन द क्लास, फाइन. इफ इट डजंट, देन प्लीज मेक योर ओन स्टोरीज. आपको याद रखना है. योर अल्टीमेट टारगेट इज दैट. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक पहले, फिर तरीका याद रखने का. ठीक है, सो तरीका हमारे को 3 टॉपर मिल गए. ठीक है, 3 टॉपर मिलने के बाद जिसके ज्यादा नखरे हैं, टॉपर 1 फर्स्ट जो आया है उसके ज्यादा ऑब्वियसली ड्रामे होंगे. ठीक है, तो ड्रामे क्या है भाई उनके ड्रामे ये है कि उनको बड़ा टॉक्सिक माना जाता है. बड़ा टॉक्सिक फॉर्म है इनका, एक ट्रेट है. ठीक है, और वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उनको एलिमिनेशन के लिए. तो भाई फर्स्ट आ गए तो उनमें थोड़ा एक प्रॉब्लम क्या, उनमें एटीट्यूड बहुत है.
बड़ा अकड़ है उनमें, ठीक है, फर्स्ट आने का, तो थोड़ा टॉक्सिक है। वो टॉक्सिक ट्रेट होता है ना, मतलब जिसमें ज़्यादा अकड़ आ जाए एक चीज़ पाने के बाद, तो वो टॉक्सिसिटी होती है बेटा, ठीक है। सो किसी में अगर टॉक्सिक ट्रेट है ये, तो फर्स्ट में है अमोनिया में, और उसको क्या चाहिए, नखड़े के तौर पर उसको पानी बहुत चाहिए होता है। वो अगर कहीं आना जाना करेगा तो उसको पानी, मतलब वो क्या करेगा, वो क्रूज में ट्रैवल करता है, ठीक है, वो उसको नहीं चाहिए भाई, उसको हवाई जहाज भी नहीं चलेगा, उसको टेरेस्ट्रियल मोड भी नहीं चलेगा, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए भाई क्रूज का ट्रैवलिंग, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एकदम पानी में वो शिप में जाए, ज़्यादा पानी में, ठीक है। तो ज़्यादा पानी चाहिए उनको, तो ज़्यादा पानी में हमारे को क्या मिल जाएंगे, उनको चाहिए मोर वाटर फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो मोर वाटर वाले कौन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। मोर वाटर वाले होते हैं मैनी बोनी फिशेस, ऑब्वियसली, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स। क्या पानी पानी कौन रहेगा पानी में, पानी वाले जीव है ना। आप जाके ह्यूमन बींग्स पानी में रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, तो पानी में ज्यादा रहेगा कौन, पानी वाले जीव। तो याद कैसे रखना है, बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, यहां लिख लीजिए, ठीक है, लिखेंगे याद होगा, नहीं लिखोगे बेटा याद नहीं होने वाला है, ठीक है। बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insects। मैं आपके साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लिखने का मन करे, ठीक है, वरना मैं हाईलाइट करके लाई हूँ, पढ़ाऊंगी आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है, आपको भी लिखना है साथ साथ जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यूरिया क्या है भाई, सेकंड नंबर पे आया, उसे थोड़े कम नखरे हैं, थोड़े कम नखरे हैं, बेटर है। टॉक्सिक थोड़ा ये भी ट्रेट है, कुछ कुछ रहेगा, ये सब में रहता है, ठीक है। सो हमारे को क्या पता चला भाई कि इस टाइप के जो नेचर है, ठीक है, जो एमोनिया वाले जो है, उनको हम एक तरह का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन लोगों को एमोनोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज एमोनोटेलिक, ठीक है, ये याद रखना है आपको, एमोनोटेलिक बोला जाता है इनको। यूरिया वाले पे आते हैं आप, चलिए आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, रेडिली सॉल्युबल होते हैं, एक्सक्रीटेड डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, बॉडी सर्फेसेस के थ्रू, गिल सर्फेसेस इन फिशेस एज अमोनियम आयंस। क्यों ऐसा होता है, वो अमोनियम आयंस के फॉर्म में निकल जाते हैं। किस फॉर्म में निकलते हैं, NH4+, ठीक है। तो किस फॉर्म में क्यों निकलते हैं, क्योंकि उनको जल्दी डिफ्यूज आउट करना है, टॉक्सिक है ना, वो टॉक्सिक ट्रेट है ये। तो वो क्या करते हैं, अगर टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए, ज्यादा बॉडी में कलेक्ट हो जाएगा तो टॉक्सिक, देखते हो आप जो ऐसे अकड़ू लोग होते हैं, वो मुंह बंद नहीं रखते अपना, वो अपना टॉक्सिक ट्रेट छिड़कते रहते हैं। क्यों भाई, ज्यादा टॉक्सिसिटी अकेले अगर भर लेंगे तो फिर तो खुद को ही लॉस करेगा ना, तो वो क्या करते हैं, तुरंत निकाल देते हैं बॉडी से इमीडिएटली, ठीक है। तो इमीडिएटली फालतू बोल के निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं, इमीडिएटली जहां मिला बॉडी सर्फेस से ही तुरंत एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो इमीडिएट डिफ्यूजन के थ्रू ही ये एक्सक्रीशन कर देते हैं एमोनिया का, क्योंकि बॉडी में बना, उनको निकालना जरूरी है। ये ऐसे लोग तुरंत मन में आया मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं, राइट, क्योंकि उनको मजा आता है ना, दैट इज देयर ट्रेड, दे आर टॉक्सिक, ठीक है। सो इनको जल्दी जल्दी फालतू बोलना होता है। सो मन में आया मुंह से उगल दिया, बस, नो फिल्टर इन बिटवीन, ठीक है, नो जजमेंट की सही की गलत है। तो बड़े बेकार लोग हैं मतलब ये, ठीक है। सो नेक्स्ट है, किडनीज डू नॉट प्लेट एनी सिग्निफिकेंट रोल, बिकॉज मौका ही नहीं देंगे, ये सोचने का कहाँ ही मौका दे रहे हैं किसी बॉडी के सिस्टम को, मुंह में आया बोल दिया, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो है नेसेसिटेटेड है प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। फिर क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन में हम आए। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन आते आते एक चीज अच्छा क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़े उससे लेस टॉक्सिक एलिमेंट बनाया गया बॉडी में ही वो बना, ठीक है। क्या बना, यूरिया को इतना पानी नहीं चाहिए, ठीक है, इनको इनकी तरह इतना ड्रामे नहीं उनके, ठीक है, थोड़े कम ड्रामे हैं। तो क्या है भाई कि उनको लेसर टॉक्सिक बोला गया, और क्यों भाई, पर्पस क्या था, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कहाँ से आप लाओगे बताओ, जंगल में कोई जानवर घूम रहा है, उसको एक्सक्रीशन के लिए बॉडी में कितना बार एक्सक्रीशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो कहाँ से पानी का समुंदर, मतलब समुंदर अपने अंदर कैसे संभालेगा वो, है ना, कैसे, असंभव बात है। तो ये हुआ ही इसलिए ताकि एक एडेप्टेशन आ सके पानी बचाने के लिए भी, बिकॉज हर जगह पानी में हर कोई नहीं हो सकता, राइट। सो ये चीज़ है। कौन कौन आ गए उस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में आ गए हमारे टेरेस्ट्रियल, पहली बात टेरेस्ट्रियल वाले लोग, ठीक है। टेरेस्ट्रियल वाले लोग क्या करेंगे, वो एक्सक्रीट करेंगे यूरिया, और यूरिया करने के बाद उन्हें बोला क्या जाएगा, यूरियोटेलिक, ठीक है। तो एक्सक्रीट करने वाला क्या है, ये इनको है यूरिया, दे विल, लिख लिया जाए, एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। ये एक्सक्रीट यूरिया चाहिए, और इनका मोड क्या है, इनका मोड है टेरेस्ट्रियल भी चलेगा इनको, ठीक है, टेरेस्ट्रियल चलेगा इनको। और यूरिया के बाद इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके एग्जाम्पल्स है 1 एनसीईआरटी बोलता है मैमल्स, 2 है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, यहाँ 3 है मेरीन फिशेस, ठीक है। तो इनमें क्या है, टेरेस्ट्रियल
एम्फीबियंस आ जाते हैं, यूरिया जिनके पास होता है। मैमल्स सारे आ जाएंगे, मैमल्स में आप भी आते हैं तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में पता है आपको यूरिया बनता है तो यूरिया तो बनेगा, ठीक है। तो मैमल्स आ गए एंड उसके बाद क्या आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स एंड लास्ट में ध्यान रखिएगा मेरीन फिशेस। अब सोचिए कि मेरीन फिशेस यहाँ क्यों आ गए, क्या मतलब था, मैंने तो बोला टेरेस्ट्रियल है, तो बेटा नखड़े कम थोड़ी हुए हैं, सेकंड है तो अभी भी, थर्ड से तो ऊपर ही है, ठीक है। तो सेकंड के थोड़े तो नवाबी होंगी, तो वो भी कभी कभी कुछ ऐसे एलिमेंट वहाँ सेकंड वाले उनका भी मन करता है बीच बीच में कि वो भी जाके क्या करे, वो भी जाके क्रूज में ट्रैवल करे, ठीक है। वो भी बिल्कुल ओशनिक ट्रिप ले अपना, बिल्कुल ओशन में जाए, ऐसे बिल्कुल दूर दराज देखते रहे अटलांटिक ओशन में खड़ा होकर नज़ारे, उनको ही मन करता है, नवाबी है उनका, ठीक है। सो वो यही काम करते हैं। सो इसीलिए मेरीन फिशेस एक कैटेगरी है जो ऐसे ड्रॉप आउट है, क्यों भाई, वो सेकंड होने का थोड़ा प्रिविलेज निभाते हैं कि है भाई हमें भी है, हमारे भी शौक है, ठीक है। सो ये सेकंड वाले का है। थर्ड वाले बेचारे बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत बेचारे बढ़िया रहते हैं इंसान, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके पास है कुछ अमाउंट ऑफ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका, वो क्या बन जाता है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है जिसमें सबसे कम पानी लगता है। बेचारों को कोई नखड़ा ही नहीं है, पानी तक नहीं मांगते अपने लिए प्रॉपरली, तो उस वजह से उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो पेलेट्स के फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। सो कैसे होते हैं एक्सक्रीट, कलर हैम्पर हो जाएगा हमारा, कलर कोड हमारा चल रहा है भाई, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे करेंगे एक्सक्रीट करेंगे क्या, पेलेट्स के फॉर्म में क्या, यूरिक एसिड, ठीक है। एक्सक्रीट पेलेट्स, क्यों, लॉस ऑफ वाटर, कंजर्व यहाँ पे क्या करेंगे वो वाटर, ठीक है। मैं कहानी में इसलिए बता रही हूँ ताकि आज आपने ये सुन लिया, इसके बाद आपको दोबारा एग्जाम्पल्स में माथा खराब करने की जरूरत ना हो। यू हैव टू कम हियर, लिसन टू इट एंड डन फॉर लाइफ, वैसा याद होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सक्रीट पेलेट्स हो गया, कंजर्वेशन वाटर की हुई, तो कौन करेगा ये करेंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी क्या बेचारे, क्या पानी लेते हैं बेचारे, पानी में कहाँ ही, मतलब लैंड में बेचारे ऐसे 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 क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। सो इनके भी दुख कम नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोला एनसीईआरटी ने, रेप्टाइल, सेकंड बोला बर्ड्स, थर्ड बोला लैंड स्नेल्स, फोर्थ बोला इंसेक्ट्स। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं क्या, अच्छा एक और आते हैं इनमें, इंसेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स भी पेलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये चारों हो गए हमारे एग्जाम्पल्स किसके, ये हुआ 3 टॉपर का एग्जाम्पल हमारा, ठीक है, याद रहेगा अभी के बाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अब यहाँ पे जब किडनी का रोल आया मैमल्स में यूरिया के फॉर्म में, ठीक है, जैसे यहाँ आपको एनसीईआरटी का एक लाइन दिखेगा, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स टू जस्ट फॉलो अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी मतलब कि एक सर्टेन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो हमेशा ब्लड को या फिर यूरिन को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस, पूरे सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो आगे भी फंक्शन करता रहे, ठीक है। देयर इज नथिंग इन आवर बॉडी, देयर इज नथिंग कॉल्ड जस्ट वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। जब ब्लड भी पंप हो रहा था ना हार्ट में, व्हेन वी वर रीडिंग सर्कुलेशन, तो वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था कि इट वाज लाइक कि नहीं भाई तुम एक बार कर दिए तो पूरा खाली करो, पूरा खाली हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। सो पूरा भरना, पूरा खाली करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज समथिंग इज रिटेन्ड, ओके। सो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी रिटेन किया जाता है किडनी के थ्रू भी, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। क्या रिटेन होता है, यूरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स है, इन मोस्ट इन्वर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, वर्टिब्रेट्स के थोड़े क्या होते हैं, कम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जो किडनीज बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में फेमस क्या है हमारे पास भाई, किडनीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी लिखना है। क्या है भाई, सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया है, पहले आप मुझे बताइए, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स कहाँ पढ़ा है आपने इन्वर्टिब्रेट्स में, बताइए। अगर नहीं याद आए 5 सेकंड के अंदर, मतलब मुंह धो के आइए, ठीक है, इसमें कोई उपाय नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे होगा एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है, हेल्मिन्थ्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, जिसमें क्या आते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में फ्लैटवर्म्स आते हैं, ठीक है, उनके फ्लेम सेल्स आपको पता है, वी वर नोइंग दिस, ठीक है। प्लेनेरिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है, तो प्लेनेरिया में होते हैं, प्लेनेरिया है इनका एग्जाम्पल इन प्लैटीहेल्मिन्थस। फिर क्या है हमारे पास, रोटिफर्स होते हैं। अब रोटिफर क्या है, आप बोलोगे कि मैम रोटिफर्स क्या है, ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इनको पहले एस्केहेल्मिन्थस में रखा गया था, ठीक है, बट लेटर ऑन इनको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो
रोटिफेरा जो एक फाइलम सेपरेट बना वो रोटिफर्स के लिए ही बना, ठीक है। वो पहले क्या थे, सूडोसुलेमेंट्स के कैटेगरी में थे बट बाद में हटा दिए गए, ठीक है। सो रोटिफर्स आपको याद रखना है। सम एनेलिड्स, कुछ एनेलिड्स भी है जो ऐसे कर रहे थे। और सेफेलोकॉर्डेट्स में एक एग्जाम्पल है व्हाट, एम्फिऑक्सिस। ये क्या करते हैं, ये आपके एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी कंसर्न्ड विथ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फंक्शन है इनका मेजर ऑस्मो रेगुलेशन। ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये हमने प्लैटी हेलमिंथ में भी अच्छे से पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे को नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर एनेलिड्स, ठीक है। तो जल्दी से लिख दीजिए क्या है भाई, हमारे को क्या मिला है, नेफ्रीडिया सेकेंड ऑर्गन, एंड उसका एग्जाम्पल क्या है, वी नो दैट इट इज अर्थवॉर्म, ओके, इट इज अर्थवॉर्म एंड इट्स सम एनेलिड्स, ओके, some other annelids, ठीक है। सो earthworm and some other annelids also they excrete through nephridia, ठीक है। नेफ्रीडिया क्या काम करता है, फंक्शन देखिए, helps to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance। फिर वही बात हो गई, ठीक है। सब कोई क्या कर रहा है, मेंटेन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपना काम खत्म हो गया भाई हमने एक्सक्रीशन करा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं फ्लूइड एंड आयन बैलेंस। आयन बैलेंस गड़बड़ होता है अगर बॉडी में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो आयन बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बैलेंस में हो तो अच्छा है, राइट, इम्बैलेंस हुआ तो खराब ही है। सो आप जब एक्सक्रीशन के चैप्टर पढ़ोगे याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत फोकस रहेगा वाटर बैलेंस के लिए, फ्लूइड बैलेंस मतलब कि, और आयन बैलेंस के लिए, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है एक और स्ट्रक्चर क्या, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किस में है, इंसेक्ट्स में बहुत सारे होते हैं, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। कॉकरोचेस आपने पढ़ा था जब कभी संसार में आपने वो पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा ही होगा मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है। हमने कहाँ एक और जगह पढ़ा था, हमने मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम अपने एक और जगह पढ़ा था, याद करिए। जो जिनको याद नहीं आ रहा ना, ये सब खतरे में है भाई आपका, अगले का कुछ दिन याद आना चाहिए। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हमने आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा था एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स करते कौन है भावा, इंसेक्ट्स करते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, वी नो कॉकरोचेस। किसी को लगता है कॉकरोच बर्ड है, ऐसा कोई है किसी को लगता है कॉकरोच बर्ड है, एम्फीबियन है, मैमल है, या सबको लगता है कि कॉकरोच इंसेक्ट ही है। तो कॉकरोच इंसेक्ट है तो किस फाइलम में आता है, अभी मैंने बताया था, 5 सेकंड के अंदर जवाब आना चाहिए, आर्थ्रोपोड में आएगा, ठीक है। कनेक्ट करते रहिएगा, कहानी मैंने बोला था, कनेक्ट नहीं करोगे तो होगा नहीं कुछ। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स किस लिए हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, अगेन सेम। फिर वही हुआ, एक जगह लिख रहा है फ्लूइड बैलेंस, एक जगह लिख रहा है ऑस्मो रेगुलेशन, बातें सेम ही चल रही है, ठीक है। तो फंक्शन क्या बदल रहा है, नहीं, वेस्ट एलिमिनेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। वेस्ट एलिमिनेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, क्या कुछ अलग हो रहा है, नहीं, सब सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और ग्लैंड हमने पढ़ा था, क्या आपने इंसेक्ट्स में पढ़ा था ग्रीन ग्लैंड्स, जी हाँ बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू भी होता है हमारा एक्सक्रीशन, जिसे हमने कहाँ देखा भाई, क्रस्टेशियंस में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। सो कहाँ होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं क्रस्टेशियंस में। ये जो लिखा जा रहा है ना वो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड्स हो रहे हैं क्रस्टेशियंस में, और क्रस्टेशियंस का एक एग्जाम्पल क्या है, प्रॉन, ठीक है। सो ग्रीन ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं क्रस्टेशियंस में, एक एग्जाम्पल प्रॉन है जिसका नाम एंटेनल ग्लैंड भी है, ठीक है। ये हमने आर्थ्रोपोड में भी डिस्कस किया था। कमिंग टू नेक्स्ट, अब आया शुरू हुआ ह्यूमंस, ठीक है। मज़ा तो बहुत आता है, मज़ा तो यही आता है हमारे को, ह्यूमन पढ़ने में मज़ा आता है। मैम क्या ग्रीन ग्लैंड, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल, सबका अलग अलग कुछ भी, कितना अच्छा सिंपल है हमारा किडनी। आपका किडनी क्या सिंपल है, किसी को लगता है कि उनका किडनी सिंपल है, इफ समवन फील्स लाइक दिस कि उनका किडनी सिंपल है तो मुझे बताइए, किसी को अगर ऐसा अनर्थ बात लग रहा है कि उनका किडनी सिंपल है, तो अगर वो आप 1 मिलियन नेफ्रॉन काउंट करने बैठ जाए ना तो आपको पता चलेगा, या एक नेफ्रॉन को निकाल के उसका स्ट्रक्चर ही आप एक्सप्लोर करिए, आपका पूरा खत्म हो जाएगा मास्टर्स, इतना है, ठीक है। कम्प्लेक्स है सब कुछ, ह्यूमन बॉडी में कुछ सिंपल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सिंपल जर्नी।
फिर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम बात करते हैं ह्यूमंस का, तो 4 चीज़ याद रखना है आपको, जो आपको बिल्कुल मैंडेटरीली याद होना चाहिए। 1 पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, 2 किडनी होगा। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि किडनी से बाहर आने वाले जो पाइप है, जो बाहर आ रहा है, वो 2 ही ना होंगे, एक किडनी का एक किडनी का एक। दैट डजंट मीन कि एक किडनी के पास 2 यूरेटर है, नहीं, एक किडनी के पास एक यूरेटर, दूसरे किडनी के पास दूसरा यूरेटर, 2 यूरेटर्स, ठीक है। तीसरा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके बॉडी में कि 2? बताइए, 5 सेकेंड। 1 और 2, 1 और 2। किसी को बेटा अगर लग रहा है कि उसके सिस्टम में 2 यूरिनरी ब्लैडर है तो वो हाथ खड़ा करे, मैम मेरे पास है 2 यूरिनरी ब्लैडर। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा अद्भुत प्राणी? नहीं। तो यूरिनरी ब्लैडर एक ही होते हैं, यूरेथ्रा भी एक ही होता है, ठीक है, जिसके थ्रू फाइनल बाहर आ जाएगा। ओके, सो यूरेथ्रा भी एक होता है, मतलब 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। किडनी का कलर क्या होता है भाई? रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। आप कभी कभी अब मेडिसिन पढ़ रहे हो, आप मतलब एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, कभी ना कभी तो आपने ये काम किया होगा कि यूट्यूब में जाकर सर्च करते हैं किडनी दिखता कैसा है, या फिर किडनी का जब कट शिट होता है तो दिखता कैसा है ना, जब पोस्टमार्टम हो रहा होता है तो वी हैव दैट कीड़ा इनसाइड अस ना, तो वी गो एंड सर्च इट, है ना, एंड वी गो एंड सर्च इट एंड वी लुक, वाओ वी हैव टू डू दिस इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, इट्स सो इंटरेस्टिंग, यू डू दिस, ठीक है, जरूर करते हो, कोई ना कोई तो आपसे करता ही होगा आप लोग में से। तो ये जब आप करते हो, वहाँ जाके देखोगे आप, जब वो लोग एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस में जब उसे डाइसेक्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो उनका कलर होता है क्या? रेडिश ब्राउन होता है दिखने में, ठीक है। तो आप ये डायग्राम पे मत जाइए बुक वाला, आपको रियलिटी में भी किसी को नहीं पता है अगर, वो जाके देख सकते हैं, अभी भी सर्च कर सकते हैं। इट लुक्स वेरी रेडिश ब्राउन इन कलर, इतना सा दिखेगा हार्डली, ठीक है। सो उतना ही में आपका हालत ख़राब करके रखता है भाई, अगर ख़राब हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो पूरा ज़िंदगी पार करा देता है। सो किडनीज आर रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, दिस इज बीन शेप्ड, सिचुएटेड बिटवीन, अब किस जगह सिचुएटेड है, ठीक है, ये जो सिचुएशन, इसका जो लोकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए मेरे साथ साथ। कैसे याद रखना है? डायग्राम में मार्क करिए, डायग्रामेटिक फॉर्म में आप मार्क करोगे कभी नहीं भूलोगे। तो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा बोल रहा है, ठीक है। तो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा कितना है? थोरैसिक वर्टिब्रा होते कितने हैं? 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। हमने नहीं किया है भले ही लोकोमोशन, बट आपको आना तो चाहिए ना, नीट अभी सामने है। हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं 12, दैट मीन्स लास्ट वाले कौन से हुए? T12, ठीक है। और हमारे पास 3rd लंबर तक ये एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कि L3, ठीक है। तो L होते कितने हैं लंबर? 5, ठीक है। T कितने? 12, सर्वाइकल कितने? 7, याद रखना है, ठीक है। सैक्रम कॉक्सिक्स फ्यूज्ड है 5-4, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है 10 to 12 सेंटीमीटर इनका लेंथ है, तो अब इसी बीच आप यहाँ पे लिखते रहिए, ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर इनका क्या है? लेंथ है, ठीक है। फिर क्या है? 5 to 7 सेंटीमीटर इनका ब्रेड्थ है, ठीक है। एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर है। अगर आप चाहो, अगर आपको मन हो सुनने का, तो मैं इसका भी ट्रिक बता सकती हूँ आपको। ये डेटा अगर आप भूल जाओ कभी, क्या पता आपको कन्फ्यूजन हो जाए, उसके लिए मैं बता देती हूँ। आपको नीचे से शुरू करना है। थिकनेस किसी चीज़ का ज़्यादा होगा या लेंथ ज़्यादा होगा? कॉमन सेंस यूज़ करिए, किसी चीज़ का थिकनेस ज़्यादा होगा कि लेंथ ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली थिकनेस कम होगा, ठीक है, लेंथ ज़्यादा होगा। तो थिकनेस कम है तो याद रखिएगा 2 to 3, फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट याद रखिए 2 to 3, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? 2 to 3 के बीच में इनका थिकनेस है। अब हमें निकालना है नेक्स्ट क्या? ब्रेड्थ। हम उल्टा जा रहे हैं। ब्रेड्थ के लिए क्या करेंगे? 2 + 3, जो 2 और 3 आपने जो देखा थिकनेस में, आप उसको ऐड करोगे, ठीक है, उनका एवरेज निकालोगे, जो आएगा कितना? दैट विल बी 2.5, ठीक है, एवरेज 2.5 आएगा, उसको आप डबल कर दो, ठीक है। मतलब थिकनेस का डबल है ब्रेड्थ। हमें पता है कि ज्यादा तो होगा ऑब्वियसली, और उससे भी ज्यादा होगा लेंथ, ठीक है, पर कितना ज्यादा होगा वी विल सी दैट। तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, उतना तो मैथ्स आता है आपको। सो उसको जैसे ही आप एवरेज निकाला आपने, तो एवरेज को डबल करने से आपका क्या आ गया? आपका आ गया हमारा ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ आ गया। तो ब्रेड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर है। जब भी कोई आपके पास डेटा आएगा, आपको 2 और बढ़ा देना है इन केस ऑफ ब्रेड्थ और लेंथ, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो एवरेज निकालने के बाद आपने क्या किया? आपने डबल कर दिया, तो आपको ब्रेड्थ मिल गया। ब्रेड्थ जब आया आपका, तो आपने फर्स्ट डेटा को डबल कर दिया, तो 10 आ गया आपका, ठीक है। एवरेज हमने क्यों निकाला भाई? थिकनेस के लिए, क्योंकि पैतरा है ना, अब हमें थिकनेस पता है, लेंथ एंड ब्रेथ तो थोड़ा कनेक्टेड भी है। थिकनेस कहाँ से कनेक्टेड है? हमने बचपन से पढ़ा है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। थिकनेस तो थोड़ा कम ही है, तो थिकनेस से ब्रेथ तक जाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत है। कैसे मेहनत है भाई? हमने पहले एवरेज निकाला, एवरेज के बाद उसको डबल किया, तो हमारे को ब्रेथ का फर्स्ट वाला वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ब्रेथ मिल गया, तो ब्रेथ को डबल करेंगे फर्स्ट वैल्यू को, तो हमारे को लेंथ मिल जाएगा, और 2 प्लस कर देना,
ठीक है। तो 10 to 12 सेंटीमीटर हमारे को लेंथ है, ये मैंने बताया। इफ दैट वर्क्स फॉर यू, आप याद रखिए, मैं ऐसे याद रखती हूँ। सो अगर आपको ठीक लगता है तो याद रखिए, वरना यू कैन ऑप्ट एनी अदर फॉर्मेट। वेट है 120 to 170। अब याद कैसे करना है वेट? आपके पास जो फर्स्ट डेटा है लेंथ का, उसी को याद कर लीजिए। जो फर्स्ट डेटा है 10 to 12, आप उसको मर्ज कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया 120। 120 इनका ग्राम वेट है, और 20 और बढ़ा दीजिए, जैसे कि 2 और इसमें आप बढ़ा रहे थे, उसमें 20 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम बड़े बड़े बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इनका जो वेट है वो कितना होगा? 120 to 170 ग्राम, ठीक है। 170 होगा, मतलब कि यहाँ 2 नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा 5 और, ठीक है। तो ठीक है भाई, बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? याद रखेंगे 120 याद रहा ना, रेफरेंस पॉइंट याद रहा, तो आप ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो वो हैक आप याद रखिए। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सर्फेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। अब देखिए, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। अब क्योंकि हम स्ट्रक्चर की तरफ आ चुके हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चलूंगी, ठीक है, क्लियर रखिएगा इस बात को। मैं आपको अब दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके, आई होप दैट इज विजिबल टू यू। दिख रहा है? चलिए, हमने जाना, एनसीईआरटी ने हमें जो बोला उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। हम एनसीईआरटी ने बोला कि कनकेव सरफेस के तरफ उनको हमारे पास मिलेगा एक नॉच, जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जहां से क्या निकल रहा है? कॉल्ड हाइलम, थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, ठीक है। लाइन ध्यान से देखिएगा, यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। अब यहां देखिए आप, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये नॉच जो कनकेव सरफेस टाइप का कुछ है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो नॉच है, ये जो कुछ कनकेव सा सरफेस बना रहा है, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? ओके, ये जो नॉच है हमारा, वो जो कुछ ऐसा कनकेव सा सरफेस बना रहा है, दिस इज कनकेव, ठीक है। क्योंकि इनका कनकेव ऐसा है, क्यों है? क्योंकि इनका बाकी पोर्शन इधर है, राइट। सो ये उनके लिए कनकेव है, ठीक है। सो कनकेव सरफेस के तरफ उनको एक क्या दिख रहा है? उनको दिखा कनकेव सरफेस की तरफ कि कुछ ऐसे चीज है जो एंटर या एग्जिट कर रही है। क्या एंटर या एग्जिट कर रही है भाई? तो हमारे पास जो एंटर कर रही है वो है हमारी पहली चीज रीनल पेल्विस, ठीक है। ये है पेल्विस। कैसे आपको दिखाऊं मैं पेल्विस? क्योंकि हमने थोड़ा ये रहा पेल्विस, आपको दिख रहा है, यहां मार्क्ड है, दिस इज मार्क्ड एज पेल्विस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? रीनल पेल्विस। पेल्विस मतलब कि जहां पे पूरी चीज आके कलेक्ट आउट हो रही है। पेल्विस के बाद सीधे यूरेटर से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। सो समझ लीजिए कि वो जो मॉनिटर है क्लास का, जो सबका टेस्ट पेपर्स कलेक्ट करता है, वो मॉनिटर कौन है यहाँ पे? वो मॉनिटर है यहाँ पे पेल्विस, जहां पे आ रहा है सब, ठीक है। उसके बाद वो सीधे यूरेटर के थ्रू, मतलब यूरेटर जो है जहां से निकल रहा है यूरेटर, उसके जस्ट एपेक्स पॉइंट पे ही ये कलेक्ट कर रहा है सारा पेपर्स। उसके बाद सीधे टीचर को देगा, टीचर जी लाके फिर स्टाफ रूम में जाकर रख देगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब हम एक्सप्लेन करेंगे क्या कौन क्या है। यहाँ पे पेपर कलेक्ट करने वाला मॉनिटर कौन है? पेल्विस। पेल्विस ने पेपर कलेक्ट कर लिया सारा। अब उसके बाद इनको लेके कौन जाएगा? क्या इनको लेके टीचर मैडम जी जाएंगी? यस, इनको लेके टीचर मैडम जी जाएगी। टीचर मैडम जी कौन है? वो है हमारा यूरेटर। आपको दिख रहा है यूरेटर निकल गया यहां से। तो टीचर मैडम जी लेके अब जा रही है। सो ये हमारा क्या है? हमने कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया है, बट समझने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये, ठीक है। अगर आप समझ जाते हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं हटा दे रही हूँ ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। कनकेव सरफेस मैंने आपको दिखा दिया। उसी कनकेव सरफेस से अब आ रहा है क्या? 3 चीज़। फर्स्ट क्या है? नंबर वन इज दिस यूरेटर। आपको दिख रहा है? दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कनकेव सरफेस, दैट इज दिस कनकेव सरफेस जो किडनी का था। इसके बाहर कहाँ क्या आ रहा है? यहाँ इसी नॉच को हम क्या बोलते हैं? जहां से आ रहा है सब कुछ या जा रहा है, इसे हम बोलेंगे हाइलम, ओके। हाइलम से निकल क्या रहा है? पहला स्ट्रक्चर जो हाइलम से निकल रहा है वो है हमारा यूरेटर, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर जो हाइलम से निकल रहा है वो है यूरेटर। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान दीजिए, सेकेंड स्ट्रक्चर यहां पे है हमारे पास, अब मैं हटा दूं कुछ पेल्विस हटा देती हूं, ठीक है, ताकि समझ आए आपको। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास है ये दोनों। आपको दिख रहा है? ये एंटर कर रहा है। इज इट विजिबल टू यू? सो दीज आर व्हाट?
दीज आर रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. ओके, सो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो एंटर एग्जिट कर रहे हैं. एंड तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा ऑब्वियसली वो चीज जो हमें यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा है. बट क्या ऐसा हो सकता है कि नर्व्स ना हो कहीं पे? नर्व्स ही तो नर्व्स होते हैं ना, तभी तो काम होगा आगे. तो नर्व्स भी बहुत सारे एंटर एग्जिट कर रहे हैं इसी पॉइंट से, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइलम. ठीक है, हाइलम कहाँ है? कनकेव सरफेस की तरफ. क्लियर हो गया? डायग्राम को मैंने जूम करके दिखा दिया. तो इस डायग्राम को आपको सजाने के लिए नहीं दिया एनसीईआरटी में, इसको बिल्कुल डाइसेक्ट करके समझने के लिए दिया गया है. तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी लैंग्वेज में बगल में लिख रखी है, और डायग्राम्स आपको बस क्या करना है? ज्वाइन करके समझना है चीजों को. यही काम वो क्या कर देंगे? वो क्या कर देंगे? वो 3 ऑप्शंस आपको दे देंगे और बोलेंगे क्या क्या निकलता है भाई हाइलम से. आपको याद ही नहीं रहेगा. बट अब क्योंकि आपने समझ लिया है कि हाइलम से क्या क्या निकलता है, 3 चीज निकलते हैं. पहला यूरेटर. ठीक है, यूरेटर कौन है? वो क्लास टीचर जो मॉनिटर के हाथ से सब कुछ लेगा. मॉनिटर कौन है? पेल्विस. ठीक है, तो पेल्विस जी भाई मॉनिटर थे. मॉनिटर ने पूरा पेपर कलेक्ट किया. पेपर कलेक्ट करने के बाद हैंड ओवर किसको किया? हैंड ओवर टीचर को किया. अब टीचर जी कहां जा रहे हैं? टीचर जी जा रहे हैं स्टाफ रूम. स्टाफ रूम लेके जा रहे हैं पेपर्स को. तो टीचर कौन है यहाँ पे? यूरेटर. तो पहली चीज जो आ रही है उस नॉच से वो है यूरेटर. दूसरी चीज जो आ रही है उस नॉच से वो है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स एंटर एंड एग्जिट कर रहे हैं, विच इज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. एंड थर्ड इज नर्व्स. ऑब्वियसली नर्व्स का तो इंटरेक्शन होगा ही होगा, वो तो कॉमन सेंस है. ठीक है, सो हमने हमारे को ये क्लियर हुआ, ये देख लिया आपने कि दिस इज व्हाट? दिस इज नर्व्स दैट एंटर एंड एग्जिट. 3 चीज हो गया. तो आपको याद रहेगी कि फर्स्ट इज यूरेटर, ठीक है, सेकंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज नर्व्स. लाइन क्लियर एनसीईआरटी की? ये हो गया. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. फिर लिखा है इनर टू हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस. बहुत मजा आएगा बेटा. सबसे पहले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अभी नहीं किया अभी तक आपने. लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छूटे ना. हम इतनी प्रॉपरली लाइन टू लाइन एंड लाइन टू डायग्राम समझा रहे हैं, आपको नहीं कहीं और बताया जाएगा इतनी प्रॉपरली चीजें. ठीक है, आपके लिए मैं हाथ पकड़ के करवा रही हूं, आप समझो चीजों को. यू ओनली हैव टू फोकस ओवर हियर. ठीक है, सो रीनल पेल्विस है वो क्या है भाई? ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस. फनल शेप्ड स्पेस है. प्रोजेक्शंस उनके क्या बोलते हैं? कैलिसेस. अब हम आते हैं डायग्राम पे. ठीक है, बोला है उन्होंने कि ब्रॉड फनल शेप्ड जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उस ब्रॉड फनल शेप्ड को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस. तो हमारी मॉनिटर भाई साहब के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. तो ये जो ब्रॉड फनल शेप्ड है, आपको दिख रहा है ये फनल, इन्वर्टेड फनल की तरह. ठीक है, ये फनल शेप्ड है, इसी को तो फनल शेप बोलते हैं ना. ध्यान दीजिए, अभी मैं सब हटा देती हूं. ठीक है, अभी क्या है, मैं सब हटा देती हूं. ये जो फनल शेप्ड है, ये फनल ही शेप्ड है ना ऐसे करके. दिस इज व्हाट फनल लुक्स लाइक, राइट? सो ये फनल शेप्ड जो स्पेस है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. उनका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको दिख ही रहा है, ऐसा है कुछ. ठीक है, बट समवॉट फनल. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमने बोल दिया पेल्विस है भाई. ठीक है, वो मॉनिटर भाई साहब है, वो सब कुछ कलेक्शन कर रहे हैं. उसी पेल्विस से आपको आगे बढ़ता नजर आ रहा है ये ब्रांचिंग यहां से. ये सब क्या है? ये सबको क्या दिख रहा है? कैन यू सी दिस? दिस इज व्हाट, यहां दिखा देती हूं, बेटर डायग्राम है, यहां बेटर डायग्राम है. ठीक है, विल एक्सप्लेन हियर. ये जो पेल्विस जी है ये आपने देख लिया, रीनल पेल्विस. ठीक है, ये आर्टरी, ये वेन हमने बता दिया, पेल्विस, यूरेटर, सब कुछ हो गया. मॉनिटर के बारे में हमने बात कर ली. अब मॉनिटर थोड़े अपने हाथ जैसे जैसे फैला रही है बच्चों से पेपर्स लेने के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? कैलिक्स. ठीक है, उस चीज को हम बोल रहे हैं कैलिक्स. कैलिक्स के भी 2 डिविजन होते हैं. ठीक है, एक होता है माइनर कैलिक्स, एक होता है मेजर कैलिक्स. तो ये आपको याद रखना है, एक होता है माइनर कैलिक्स, एक होता है मेजर कैलिक्स. ओके, सो दिस इज द 2 कैटेगरीज बेसिकली. ओके, फिर आता है हमारे पास इसी स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा कॉलम, रीनल कॉलम्स. रीनल कॉलम्स के आपको कॉलम दिख रहा है ऐसे ऐसे जो कॉलम बन जा रहा है, वो क्यों बन रहा है वो हम अभी समझते हैं. ठीक है, वी विल नॉट स्किप द थिंग. यहां आपको समझ में आ गया व्हाट इज कैलिक्स. ठीक है, पेल्विस ने ही एक्सटेंड किया तो ये सब बना है, राइट? सो ये चीज आपको समझना है. ठीक है, दिस इज कैलिक्स. अब है यहां पे कैलिसेस हमने बात कर ली. आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल. जो आउटर लेयर है किडनी की वो क्या है? वो टफ कैप्सूल है. ठीक है, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. अब हम आते हैं व्हाट इज आउटर लेयर. ठीक है, कॉर्टेक्स बाहर का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं कैप्सूल. ठीक है, ये जो है ना दिस वन रीनल कैप्सूल, यू कैन सी हियर द आउटर मोस्ट पार्ट. ठीक है, द आउटर मोस्ट कवरिंग बेसिकली जो हार्ड कवरिंग बनती है किसी भी चीज को कवर करने के लिए वी हैव समथिंग. ठीक है, हमारे पास हार्ट में भी था. हमारे पास हार्ट में क्या था?
पेरिकार्डियम था, ठीक है, लंग्स में क्या था, प्लूरल मेम्ब्रेन था, यहाँ क्या है, रीनल कैप्सूल, ठीक है, तो वो कवरिंग बनी है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है कि ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स क्या है, 2 सेक्शंस। अगर अब जब हमने बाहर तो देख लिया, बाहर का गेटकीपर कौन है भाई, रीनल कैप्सूल है। अब अंदर आते हैं, तो जब किडनी हमने काटा बीच से और देखा, ऐसे देखा, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। जब हमने देखा, ध्यान रखिएगा सेक्शन कौन सा है ये ना भूलें आप, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने कट किया किडनी का। तो जब हमने कट किया किडनी, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे को एक डार्क रीजन दिख रहा है, एक लाइटर रीजन दिख रहा है। तो जो डार्क रीजन दिख रहा है आपको, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोला इस डार्क रीजन को कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर की जो लाइटर रीजन है, उसे हमने क्या बोल दिया, मेडुलरी पिरामिड। बेसिकली कलर का भी कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। ये आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला होता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स बहुत ही डार्क कलर्ड होते हैं बिकॉज उनमें कंसंट्रेशन नेफ्रॉन का बहुत होता है, ठीक है। मेडुला इज लाइटर देन कॉर्टेक्स, ठीक है। सो ये है हमारा मेडुला, मेडुलरी पिरामिड्स। आपको दिख रहा है ये मेडुला किस फॉर्म में रहता है, वो पिरामिड्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मेडुलरी पिरामिड्स बोला गया है। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस, कैलिसिस तो हमने डिस्कस कर लिया, वो कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इधर ही कर रहे हैं, सब इधर ही आ रहे हैं, कोई ऐसा है जो कहीं और जा रहा है, सारे इधर ही आ रहे हैं। तो कैलिसिस की तरफ वो बढ़ रहे हैं सारे मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, डन, ये चीज समझ आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। सो जो ये मेडुलरी पिरामिड्स है, मेडुलरी पिरामिड्स कैसे एक्सटेंड आउट करते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स तो अवेलेबल है, मेडुला इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स उन्होंने अरेंज कर लिया खुद को। अब जो बीच में कलम्स है, ठीक है, आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम में जो कॉलम्स है, ये जो क्या है, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है पूरा, ठीक है, ये कॉर्टेक्स है। और मेडुला मैंने कौन सा बोला, जो पिरामिड बने हुए हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि कॉर्टेक्स यहाँ भी है, कॉर्टेक्स थोड़ा यहाँ भी है, कॉर्टेक्स यहाँ बीच में भी है, फिर कॉर्टेक्स यहाँ भी है, कॉर्टेक्स यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, ठीक है। तो ये भी तो कॉर्टेक्स है जो कहाँ एंटर कर रहे हैं, वो बीच बीच में जा रहे हैं अंदर, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो जगह है, वहां भी वो कॉर्टेक्स एक्सटेंड आउट कर रहे हैं। उसे हम क्या बोल देंगे, ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो रीनल कॉलम्स बना रहा है, उस चीज को वी कॉल आउट एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो हमने जान लिया इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सो लेट अस जस्ट लेबल इट, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कलम ऑफ बर्टीनी, वो एक्सटेंडेड आउट रीनल कॉर्टेक्स के वो पोर्शंस है जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एंटर कर रहे हैं। डायग्राम क्लियर है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है। अब समझ में आ रहा है आपको रीजन क्यों एक किडनी खराब होने के बाद भी दूसरे पे इंसान सरवाइव कर सकता है। दिस इज बिकॉज कि जो इतने सारे नेफ्रॉन्स है, वो 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में पाया जाता है। अगेन द 2nd मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन द 2nd किडनी, ठीक है। दैट्स वाई द प्रोसेस गोज ऑन बिकॉज नेफ्रॉन्स तो एक्टिव है, ओके। सो दिस इज अ बैकअप, द नेचुरल बैकअप दैट इज ऑलरेडी देयर इन अ बॉडी। सो वी आर दैट ब्लेस्ड, इमेजिन, ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन अगर किडनी खराब हुआ तो एक आपके पास रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है फंक्शनल यूनिट्स है, ये बेसिक यूनिट्स है। मैंने क्या बोला था कि हर एक चीज को बनाने के लिए, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इस पर्टिकुलर किडनी का, नेफ्रॉन। नर्वस सिस्टम का क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हर एक चीज का एक बेसिक यूनिट होता है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स है, ठीक है। नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब नेफ्रॉन कहाँ है भाई, यही है, चलिए, ठीक है। डायग्राम पे डायग्राम विल स्टडी, ठीक है, विल नॉट स्किप डायग्राम्स। अकॉर्डिंग टू मी डायग्राम्स का वो वेटेज है जो शायद टेक्स्ट का भी नहीं है, बिकॉज एक डायग्राम या 4 डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, एवरीथिंग नेसेसरी। सो डायग्राम्स हैव दैट वैल्यू। इफ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंडिंग एन एंटायर चैप्टर। दैट्स व्हाई आई विल बी लॉन्चिंग डायग्राम सीरीज ऑल्सो, एंड डायग्राम सीरीज विल बी एंड टू एंड टॉप नॉच सीरीज जो यूट्यूब पे 100% आपने पहले नहीं देखा होगा, ठीक है। सो दैट वैल्यू इज द वैल्यू दैट डायग्राम्स कैरी, ओके। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हमारे को बोला गया क्या भाई कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक थे, हमने जाना कि वो है नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किडनी के। तो दिखते कैसे हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, हमने देख लिया भाई ऐसे दिखते हैं। अब आपको इनका स्ट्रक्चर समझना है। बेसिक जो 2 पार्टीशन किए गए हैं, ठीक है, वो यहीं से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है।
वो यहीं से डेवलप कर रहे हैं। एक पार्ट उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास जो 2 पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इफ़ आई से प्रॉपरली, तो आप अगर समझना ही है आपको तो आप ऐसे समझो कि कैसे 2 पार्ट हो रहा है। देखिए, पार्ट 1 है जो, दिस इज व्हाट पार्ट 1 लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, वो फिर यहाँ से स्टार्ट करके पूरा है। ठीक है, समझ में आया आपको, पूरा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट समझ लीजिए। नेफ्रॉन को एनसीईआरटी ने बताया कि 2 हिस्से में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्या है, ग्लोमेरुलस, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारे कैपिलरीज इकट्ठा हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, फर्स्ट वाला इज व्हाट, फर्स्ट वाला इज ग्लोमेरुलस। सेकंड वाला क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। अब इन्होंने जेनेरिक टर्म में बोल दिया कि सेकंड वाला हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल है। अब रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बट ग्लोमेरुलस एक अलग कंपोनेंट है इन नेफ्रॉन, एंड रीनल ट्यूब्यूल एक सेकंड सेट ऑफ कंपोनेंट है जो कि रिलेटेबल है। ठीक है, बोथ आर नॉट रिलेटेबल, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल रिलेटेबल नहीं है, दे आर कमिंग टुगेदर टू डू और परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं, रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। अब आप देखिए यहाँ पे पहले हमने एक चीज मिस किया है। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कहाँ बनता है भाई, वो एफरेंट आर्टेरियोल से बन रहा है। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या है, कहाँ मिला भाई एफरेंट आर्टेरियोल, देखिए तो चलिए ढूंढिए डायग्राम में। आज हम सब कुछ डायग्राम से करेंगे। एफरेंट आर्टेरियोल मिला, क्या है ये, आपको दिख रहा है कुछ डिफरेंस, देखिए बस। ठीक है, क्या ये आपको थिक दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। क्या ये फर्स्ट ब्रांच है जो एंटर कर रहा है, जी बिल्कुल फर्स्ट ब्रांच है। ठीक है, कहाँ एंटर कर रहा है, जो ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ये वो फर्स्ट ब्रांच है जो ग्लोमेरुलस में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें क्योंकि इनका ल्यूमेन थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, प्रेशर कैसा रहेगा। ठीक है, ब्लड ज़्यादा एंटर कर पा रहा है। ठीक है, ब्लड यहाँ पे जो एंटर कर पा रहा है, ब्लड एंटरिंग इज मोर। ठीक है, अब आप दूसरे चीज़ को देखिए कि यहाँ पे जब ऐसे 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 इन्होंने टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना लिए, उसके बाद जब बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने वाला स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा पतला है, कैन यू सी इट, बाहर निकलने वाला स्ट्रक्चर थोड़ा पतला है। किससे पतला है, कंपेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल। तो इनको हमने, एनसीईआरटी ने क्या बताया, इस पतले स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी ने बोला है इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, सो ए फॉर एफरेंट, एफरेंट एंटर करने वाला है, और ई फॉर इफरेंट बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा, ई से एग्जिट, याद कैसे रखना है, ई से एग्जिट का रास्ता। तो एग्जिट का रास्ता लेने वाला कौन है भाई, एफरेंट आर्टेरियोल। तो इफरेंट आर्टेरियोल का प्रॉपर्टी अब कंपेयर करते हैं। उसका हमने लिखा कि वो क्या है भाई, वो थिक है, ये कंपेरेटिवली क्या है, थिनर है। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच इनका क्या है, ये फर्स्ट ब्रांच ग्लोमेरुलस घुसने वाला नहीं, ये एग्जिट वाला ब्रांच है। ठीक है, एग्जिटिंग, एग्जिट कर रहा है। एंड इनमें जो ब्लड एंटर कर रहा है, तो इनमें जो ब्लड एग्जिट कर रहा है वो कम है कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इनका ल्यूमेन छोटा है कंपेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल। तो क्या होगा, क्यों ऐसा डिजाइन किया गया, क्यों बराबर नहीं किया गया, दोनों तो आर्टेरियोल ही है, दोनों तो आर्टरी का ही हिस्सा है, तो फिर क्यों बराबर नहीं किया गया, क्या मतलब था इस काम को करने का। मतलब ये था कि जब वो आ रहे हैं और जब ये निकल रहा है, तब इन दोनों में प्रेशर कैसे बनेगा, डेवलप तब होगा जब एंटरिंग अमाउंट ऑफ थिंग बहुत ज़्यादा हो और निकलने वाला हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे कि आप भीड़ में देखे हो, आप किसी हॉल में हो, ठीक है, भगदड़ मचती है, कैसे मचती है भगदड़, भगदड़ इतना मच जाता है। ठीक है, कैसे मचता है भगदड़, अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारे लोग एक हॉल में घुसा दिए, ठीक है, बट एग्जिट के लिए एक ही रास्ता खोला है, एंट्री के लिए 4 रास्ते खोल दिए, तो क्या अब भगदड़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एग्जिट तो एक ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब प्रेशर पीछे से बहुत आते जा रहा है, निकलने वाला प्रेशर बहुत, निकलने वाला जो प्रेशर रिलीजिंग सेंटर है वो बहुत कम है। तो यहाँ क्या बन जाता है, द पर्पस ऑफ इट इज टू इंक्रीज व्हाट, इंक्रीज प्रेशर बढ़ाना ही तो इनका काम था, इनका मकसद ही वही था। तो बढ़ गया प्रेशर,
ठीक है। सो ये काम था। एनाटॉमिकली इनका सेटअप क्यों ऐसा है मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। कैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी की वजह से ये फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन हो पा रहा है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है ब्लड, रीनल आर्टरी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ड याद रखिएगा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल आर्टरी वो जो ब्लड लेके आ रहा है, रीनल वेन जो किडनी से ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी, जब हम आर्टरी बोल रहे हैं तो रीनल आर्टरी क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जरूर है बट दैट इज मोर टॉक्सिक, वो ज्यादा टॉक्सिक है क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी अभी कैरी कर रहा है वो अपने अंदर, जो एलिमिनेट करना है हमें यूरिन में, इसलिए तो किडनी में आ रहा है वो टॉक्सिक एलिमेंट्स हटाने के लिए। और जब रीनल वेन निकल रहा है तो वो टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या है, वो हट चुके हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड हो गया है इसलिए वेन है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड तो है बट टॉक्सिक एलिमेंट्स भी हट गए हैं। अब वो जाएगा हार्ट के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। कहां जाके गिराएगा बताइए, रीनल वेन जाएगा 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 और कहां जाके ड्रॉप करेगा, वेना कावा। कहां पे, सुपीरियर की इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा, फिर वो जाके ले जाएगा हार्ट तक, ठीक है, फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। प्योर, ये इम्प्योर किडनी के भाषा में हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट इज हैविंग टॉक्सिक एलिमेंट्स बट दैट इज ऑक्सीजनेटेड। रीनल आर्टरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड which is toxic, but renal vein carries deoxygenated blood which is not toxic, where the elements, toxic elements have been removed like urea, ammonia, ठीक है, whatever, ammonium ions के फॉर्म में जो भी निकल पाया, ठीक है। अब हम आते हैं इस चीज़ पे, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। डायग्राम्स देखिए क्या वैल्यू है डायग्राम्स का, कितना मज़ा आता है जब डायग्राम्स के कनेक्ट करके पढ़ते हैं हम तो, ठीक है। चलिए, रीनल ट्यूब्यूल मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल, सब कुछ मैंने बता दिया क्यों, कैसे, क्या मतलब है इस चीज़ का। रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल ही बोलते हैं इनको जहाँ रीनल ट्यूब्यूल का शुरुआत होता है। ज़रा हम देखें कौन सा है बोमेंस कैप्सूल। आपको दिख रहा है बोमेंस कैप्सूल कहीं पे? ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे, क्या ये कप टाइप है? इसीलिए तो इन्हें बोला जा रहा है क्या, इसीलिए इन्हें बोला जा रहा है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। कप टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, बोल टाइप का। तो ध्यान रखिएगा, बोमेंस कैप्सूल ये क्या है, ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या था भाई, रीनल ट्यूब्यूल वो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन था, जो पहला था ग्लोमेरुलस, दूसरा था रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, हमारे को मिला है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। चलिए आते हैं, रीनल ट्यूब्यूल begins with a double walled cup like structure, Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body or renal corpuscle, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनक्लोज क्या करेगा, इस टाइप का कप लाइक स्ट्रक्चर बना क्यों, ताकि ग्लोमेरुलस मतलब कि जो टफ कैपिलरीज है वो आके यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म कर सके, ठीक है। तो पर्पस ये है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये दोनों को साथ में बोला जाता है, ये दीज टू टुगेदर आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज Malpighian tubule, ओके, Malpighian या ट्यूब्यूल या फिर रीनल कॉर्पोसल्स, ठीक है। सॉरी, नॉट Malpighian एग्जैक्टली, वो ट्यूब्यूल तो कुछ और ही होता है, Malpighian बॉडी, ओके, और दैट इज व्हाट, रीनल कॉर्पोसल्स, ठीक है, कॉर्पोसल्स, इसको Malpighian कॉर्पोसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों मिल के बनाएगा, प्लस ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल टुगेदर आर कॉल्ड दिस। अब इनको देख रहे हैं आपका दो डबल वॉल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये बोमेंस कैप्सूल, याद रखिएगा अभी के लिए, बाद में समझेंगे क्यों है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिख रहा है कॉइल्ड है कि अनकॉइल्ड है, स्ट्रेट दिख रहा है या फिर कॉइल्ड दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है अभी, ये मैंने ब्लू से बना दिया, दिस इज नॉट फेयर, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉइल्ड है या नहीं है, कॉइल्ड चल रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों, क्योंकि कॉइल्ड है। दूसरा, इस कॉइलिंग का एक रीज़न भी है, ठीक है, वो फंक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूज फर्दर विद द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप कम्स, जहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब होगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉइल्ड ट्यूबुलर फिर से आएगा जो डीसीटी बनाएगा, डीसीटी मेनी नेफ्रॉन्स कलेक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम पहले डायग्राम में समझ लेते हैं। ये पीसीटी था हमारा, ठीक है, ये पीसीटी था। पीसीटी लंबा एक्सटेंड कर रहा है, और लंबा एक्सटेंड क्यों कर रहा है,
लंबा एक्सटेंड करके वो कर ही इसलिए रहा है ताकि वो एक बड़ा सा लूप ऑफ हेनले बना सके। अब किसी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि ये लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, किसी में ये छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये एनसीईआरटी में भी आगे आएगा, वी विल रीड देयर। ठीक है, जो लंबे होते हैं उसे हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो चलिए वो हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं छोटे वाले को, जो ज़्यादा होते हैं नंबर में, बट ये लंबे हैं अभी फिलहाल। तो इस डायग्राम में आपको लूप ऑफ हेनले समझना है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक कॉइल्ड रीजन आता है, ये रीजन को क्या बोलते हैं, डीसीटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीसीटी। ये क्या था भाई, हमें लूप ऑफ हेनले था, ये डिसेंडिंग नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा था लूप ऑफ हेनले। सो ये डिसेंडिंग था और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है भाई, ये असेंडिंग लिम्ब है। सिंपल है। ठीक है, और फिर फाइनली डीसीटी के बाद वो हो कहाँ रहा है, वो जा कहाँ रहा है अल्टीमेटली, आपको दिख रहा है ये एक ट्यूब जहाँ कलेक्ट हो रहा है, सब कुछ हर तरफ से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ब्रांचिंग और भी है उसकी, मतलब अलग जगह से भी आ रहा है। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या सिर्फ एक नेफ्रॉन का सेक्रीशन पोर हो रहा है, नहीं, बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट में पोर आउट करता है कौन, डीसीटी। क्लियर। ठीक है, सो ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए ये डायग्राम क्लियर हो गया, हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces। अब याद करिए वो जगह जहां मैंने बोला था कि मॉनिटर ने कलेक्शन की, तो हर एक बच्चा जो मैंने रेफर किया था जो अपना पेपर सबमिट करेगा, वो हर एक बच्चा कौन था, हर एक नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन कौन है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है और अब पेपर सबमिट करने जा रहे हैं। सबमिशन किसको हो रही है, सबमिशंस हो रही है अपने हाथों के थ्रू, कैलिसिस के थ्रू। किसको सबमिशन हो रही है, पेल्विस को, जो कि मॉनिटर है। मॉनिटर भाई साहब या मैडम जो भी है, वो किसको देगी फिर, टीचर को, जो कौन है, यूरेटर, और वो बाहर ले जाएगा स्टाफ रूम में। क्लियर, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मैल्फिगियन कॉर्पोसल्स किसको बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, उनको टुगेदर मैल्फिगियन कॉर्पोसल्स बोल रहे हैं। यहाँ पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनीज, वेयर एज लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। अब अगर आपको मैं दिखाऊं कि अरेंजमेंट कहाँ है इनका, ठीक है, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। देखिए मैं यहीं पे इसी डायग्राम में समझा देती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पे नेफ्रॉन है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस बहुत सारा आया, एंड देन दिस इज कॉइलिंग रीजन, एंड देन दिस एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये जो नेफ्रॉन्स बहुत सारे अरेंज्ड है, उनका जो डिपिंग पार्ट है वो कहाँ आता है, वो आ जाता है हमारा डिपिंग पार्ट मेडुला में। ठीक है, तो ये डिपिंग पार्ट मेडुला में जाता है। वो डिपिंग पार्ट कौन सा है, वो है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो अगर मान लीजिए लूप ऑफ हेनले डिपिंग पार्ट अगर मेडुला में जा रहा है, तो अगर किसी का लंबा लूप ऑफ हेनले है तो उसका ज्यादा पार्ट जाएगा मेडुला में, किसी का छोटा है तो ऐसा हो सकता है कि कम पार्ट जाए या तो ना जाए मेडुला में। करेक्ट। ठीक है, लॉजिक सही है। तो ये है हमारा मेडुला जिसमें डिप करता है लूप ऑफ हेनले। बाकी पार्ट्स हमेशा कहाँ रहेंगे, ऊपर। ठीक है, और इसमें कौन कौन आता है, जिसमें आता है मैल्फिगियन कॉर्पोसल्स, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। क्लियर। चलिए डायग्राम हमने समझ लिया। डायग्राम से आप कुछ भी समझोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। नाम क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मैंने बताया था अभी। इन नेफ्रॉन्स ऑफ सम लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, रन्स डीप इनटू द मेडुला, एंड दे आर नोन एज व्हाट, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप कौन सा है, कॉर्टिकल, दूसरा क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, याद रखना है। ये डायग्राम इजी है, सेम ही चीज़ है जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, इफरेंट, एफरेंट एंड प्रॉक्सिमल। ठीक है, सेम ही चीज़ है। चलिए यहाँ पे है, इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यहाँ समझ में आएगा। पहले ये बताइए कि इस हिस्से में, ठीक है, पहले तो इफरेंट आर्टेरियोल ये था, इफरेंट आर्टेरियोल से आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद वो क्या किया, वो नीचे आया, वो लूप कर रहा है, आपको दिख रहा है लूप कर रहा है, जाल बना रहा है, अपना जाल बिछा रहा है।
कोई तो काम होगा इसको, जाल तभी कोई बिछाता है, तो जाल बिछा रहा है। किसके अराउंड जाल बिछा रहा है? रीनल ट्यूब्यूल। क्या ये रीनल ट्यूब्यूल है? जी हाँ बिल्कुल है, ये भी तो रीनल ट्यूब्यूल का ही पार्ट है ना। सबसे पहला पार्ट कौन सा था रीनल ट्यूब्यूल का? दैट वाज बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ फेनले, उसके बाद डीसीटी। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल क्या है समझ में आया? रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट ये भी है ना। सो रीनल ट्यूब्यूल को एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज लाइन अप कर रही है जो कि इफरेंट आर्टेरियोल से निकली हुई है। ठीक है, एंड इस कैपिलरी के टफ्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इस कैपिलरी के टफ्ट को हम बोल रहे हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। कहाँ है भाई? इनमें लेबल्ड है? नहीं लेबल्ड नहीं है, चलिए लेबल कर लेते हैं। सो इनको हम बोलेंगे पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। डन, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज इन्हें हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये लूप कर रहे हैं, कैपिलरीज है पर लूप कर रहे हैं। एंड इनके पास जो यहां देखिए, अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट ऑफ हाईली रेड्यूस्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जिसका लूप ऑफ हेनले ही छोटा है उसमें तो ऑब्वियसली बहुत ही कम रैपअप हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए वहां पे रेड्यूस्ड होते हैं वासा रेक्टा, या तो नहीं होते हैं। ठीक है, वासा रेक्टा हो किस में सकता है? जिसमें वो यू शेप बना सके। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? कैन यू सी दिस? अगर मैं किससे दिखाऊं, चलिए, कैन यू सी दिस यू शेप दैट वो बना रहे हैं? ठीक है, नॉट एग्जैक्ट बट टाइप ऑफ यू शेप बना रहे हैं कॉइल ओवर करके। ठीक है, तो अब यहां पे इसको क्या बोला जा रहा है? ये क्या है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी ही है, पर इसे यहां क्या बोला जा रहा है? वासा रेक्टा। क्यों भाई? क्योंकि वो लूप कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए लूप ऑफ हेनले कम रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, तो वो लूप तो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो लूप नहीं कर पाता है, इसका मतलब क्या वहां पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है, बट वहां वासा रेक्टा नहीं है, क्योंकि वो नीचे लूप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बड़ा ही नहीं है लूप ऑफ हेनले, तो कैसे करेगा? ठीक है, क्लियर हो गया ये वासा रेक्टा क्या है और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कैसे अलग है, ये हो गया। ठीक है, हमने यहां तक यू शेप स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, अब आता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। कर ले यूरिन फॉर्मेशन, कर लेते हैं, मजा तो आ रहा है, कर ही लेते हैं। चलिए, तीन ही तो है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है, यूरिन फॉर्मेशन तीन तरह से होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन। ठीक है, याद रखिएगा। याद कैसे रहना है? मैं लॉजिक समझा दूंगी, सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 1, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। लाइन बाय लाइन चलेंगे, एनसीईआरटी से आगे नहीं भागेंगे हम। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं डायरेक्टली डायग्राम में बता सकती थी। मैं बार बार क्यों आ रही हूँ एनसीईआरटी के लाइंस में? ताकि आपको भी समझ में आए कि आपके सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बस अंतर यह है कि जब आप नोट्स कॉपी बनाते हो तो उसमें सब कुछ टीचर एक जगह पढ़ा देता है, तो बस अंतर यही है कि वहां सब कुछ एक जगह बता दिया जाता है। एनसीईआरटी में वो सेग्रीगेटेड मिलता है। बट हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी से पढ़ने से हमारे को तसल्ली होगी कि हमने कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में उसी कंसेप्ट का लाइन में फ्रेमिंग कैसे बताया गया है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही हूं, ताकि आपको डायग्राम के पर जाके समझा तो दो सेम कंसेप्ट जो मैं अलग से समझाती, बट आपको लाइन का पता रहे कि कहाँ लिखा हुआ है ये चीज जो मुझे पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो आप? चलिए, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्रेशर डिफरेंस एनाटॉमिकली हुआ ही क्यों था? एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल का, ताकि वो एनाटॉमिक जो सेटअप है उनका, वो हमारा एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करे। वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या था? प्रेशर बनाना। प्रेशर किस में बनाना? प्रेशर ग्लोमेरुलस में बनाना, ताकि बोवेन्स कैप्सूल से वो फिल्टर आउट हो जाए कुछ सब्सटेंस। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वॉज दी क्या? वॉज दी पर्पस था हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वो होता कैसे? प्रेशर बना के। ठीक है, सो हमारा पर्पस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के थ्रू कैरिड आउट किया जाता है ये फंक्शन। ऑब्वियसली उनका एनाटॉमिकली वैसा बिल्डअप किया गया है उनको। अब ग्लोमेरुलस अंदर जाने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है। फर्स्ट स्टेप जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है? 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidneys per minute, which constitute 1/5 of the blood pumped out by each ventricle. ठीक है, तो the glomerular capillary pressure causes filtration of blood through 3 layers. इसके बाद हम डायग्राम जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पहला, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स था क्या? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था जो एक जगह कलेक्ट हो रहा था। तो कैपिलरी जब हम बात करते हैं तो क्या वो वन सेल थिक होता है? एंडोथीलियम होते हैं वो?
कैपिलरीज तो एंडोथीलियम ही होते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ तो कुछ याद रखने का नहीं है। कैपिलरीज अगर कलेक्ट हुआ है ताकि कुछ फिल्ट्रेशन हो सके तो वो तो कैपिलरी है, तो उसका क्या गठन बदल जाएगा? नहीं, वही रहेगा, एंडोथीलियम ही रहेंगे वो भी, ठीक है। तो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, बस बातें हैवी है, मतलब वही निकल रहा है, ठीक है। द एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, उसके एपिथीलियम में क्या है वो देखते हैं। और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बिटवीन दोनों लेयर प्रेजेंट है, एक बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores. चलिए, ये मैं पूरा डायग्राम में आपको समझाऊंगी, ये अच्छा है, बेटर वी लर्न हियर, ठीक है। ये है हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। एफरेंट डिफरेंट बताने की जरूरत नहीं है, दोबारा से मैं नहीं बता रही, ठीक है। एफरेंट डिफरेंट आपको पता होना चाहिए अभी तक, जो लेकर आ रहा है, जो निकाल रहा है ब्लड, ठीक है। तो ये क्योंकि थिन था, मैंने फिर भी बता ही देती हूँ, चलिए, मुझे तसल्ली नहीं होती। अगर ये थिन था, ये थिक था, वो इसीलिए था, ठीक है, बिकॉज क्या करना था हमें फिल्ट्रेशन कराना था। यहाँ पे क्या कलेक्ट हो रहा है? दिस इज वॉट, दीज रेड रेड जो आपको दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या था? इफ आई से व्हाट वाज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस वाज नथिंग बट टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि बहुत सारे कैपिलरीज आके एक झुंड बना दिए वहां पे, ठीक है। तो कैपिलरीज की जब भी हम बात करते हैं, क्या आप बोल सकते हो कि मैडम कैपिलरी का मतलब तो हमें कुछ और पता है? ऐसा है कोई जिसको लगता है कैपिलरीज कुछ और होते हैं? कैपिलरीज में क्या होता है? एंडोथीलियम होते हैं, वन सेल थिक होते हैं ना, एंडोथीलियम रहेंगे। तो एंडोथीलियम तो पक्की बात है, तो मतलब कि एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, यहाँ पे क्या है भाई? ये है यहाँ पे एंडोथीलियम, ठीक है, हर एक में, एक लेयर में एंडोथीलियम है। अब इन दोनों के बीच में ये है क्या? बोमेंस कैप्सूल, हमारा ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। इसके बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस रहेगा, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यहाँ पे रहता है, ठीक है। बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यू कैन से बेसमेंट, नॉट सब्सटेंस, मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन समझिए कि तीन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है। सबसे उधर ग्लोमेरुलस की तरफ से क्या है? एंडोथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है दोनों के बीच में, और उसके बाद आता है अब बोमेंस कैप्सूल की बारी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ सेल्स है, ठीक है, कुछ सेल्स है जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर शो करते हैं। थोड़ा बड़ा बना लिया जाए इसे, ठीक है। कुछ सेल्स है जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्ट्रक्चर है हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है हमारे क्या? पोडोसाइट्स, ठीक है। ये है हमारे पोडोसाइट्स, मतलब कि एपिथीलियम, अंदर कर देते हैं, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल बने किससे हैं? पोडोसाइट से, सेल्स है पोडोसाइट से। ये पोडोसाइट्स किस टाइप के हैं? ये इस टाइप के हैं कि इनके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे कुछ बीच बीच में दिख रहा है, द ग्रूव्स, यू कैन सी इट, ठीक है। व्हाट आर दीज? दीज आर स्लिट पोर्स, जिसे हम बोलते हैं स्लिट पोर्स, ठीक है। स्लिट पोर्स रखे क्यों गए हैं? ताकि जब ये तीनों लेयर डिफ्यूज करके यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने आए तो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन होए और तब ये यहाँ पास कर पाए। गलत जगह पास नहीं कराना है भाई, मुश्किलात में पड़ जाएंगे हम, हाँ। तब ये क्या कर पाए? तब ये यहाँ पास कर पाए फिल्ट्रेशन के बाद। समझ आया आपको? तो ये फिल्ट्रेशन के लिए ही स्लिट पोर्स अवेलेबल होते हैं पोडोसाइट के स्ट्रक्चर में, जो प्रेजेंट कहाँ है? एपिथीलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल में। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस सोचिए 3 चेक लेयर्स है, चेक लेयर्स के बाद क्या हो रहा है? तब फिल्ट्रेशन हो रहा है, 3 चेक लेयर्स के बाद। तो फिल्ट्रेशन अब हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इतना हैवी चेक लेयर है, इतना अच्छा चेक लेयर है, ठीक है, पोडोसाइट्स इतने बढ़िया से कर रहे हैं बिल्कुल फिल्ट्रेशन, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा प्रो मैक्स भी से ना कि कुछ बड़े अच्छे काम होते हैं तो अल्ट्रा बोलते हैं, बिल्कुल अल्ट्रा लेजेंड, अल्ट्रा लेजेंड्स, ठीक है। तो ये कौन है? अल्ट्रा लेजेंड्स है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं अल्ट्रा लेजेंड्स, है ना। तो दैट इज व्हाट एनसीईआरटी ओवर हियर इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सेम चीज़ है। एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको रेफर नहीं किया है वो है कि ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बेटा इतना अच्छा होता है, लाइक द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज सो फाइन, कि इस फाइन प्रोसेस में एक चीज़ मेंटेन होता है, दैट इज
ये प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में हमारे पास जो पास करता है ब्लड, वो क्या हो जाता है, वो प्रोटीन्स से फ्री हो जाता है। मतलब प्रोटीन्स का सीव का काम कर रहा है ये तीनों चेक पॉइंट्स, ठीक है। तो पोडोसाइट से बाहर नहीं जा पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। तो पोडोसाइट से पास नहीं हो पाएगा क्या, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बड़ा है, एमाइनो एसिड्स चले जाएंगे, ठीक है, बट प्रोटीन्स नहीं जा रहे अंदर, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली नॉट फीजिबल कि वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाए। तो ब्लड पास तो होता है बट एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है। लेट मी कीप इट प्लाज्मा, ठीक है। जो प्लाज्मा है वो पास हो रहा है बट दैट इज नॉट हैविंग प्रोटीन इन इट, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन, दैट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन ओवर देयर, ठीक है। देख लीजिए यहां पे वही लिखा है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। फिल्ट्रेशन स्लिट्स मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। एंड यहाँ पे और कुछ बचा है, नो, आपको मेजरमेंट याद रखना है 11002 1200, ठीक है, ml। अब बोला गया था 1/5 ऑफ योर ब्लड पम्प्ड, ब्लड पंप कितना हो रहा है, ब्लड तो पंप 5000 हो रहा था, ठीक है, 5000 ml। तो यहाँ क्या बोला गया 1100 to 1200, तो ऑन एन एवरेज, ठीक है। नाम डिटेल याद रखना है, भूल गए अगर तो 5000 ml आपको याद होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट था हमारा, ठीक है, पर मिनट, तो उतना वो इधर निकलता है, ठीक है। सो पर मिनट इतना फिल्टर होता है किडनी से। पर आप मुझे बताइए, अगर पर मिनट इतना फिल्टर हो रहा है किडनी से, तो क्या जितना फिल्टर हो रहा है उतना सब बाहर निकल जा रहा है? फिर तो बौछार आ जाता बिल्कुल यहाँ पे, फिर तो आपको बाथरूम में ही अपना समय, नीट का बुक भी बाथरूम में ही ले जाके एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता। बट हमारा बॉडी तो बहुत सहायक है, बड़े अच्छे फ्रेंड है हमारा, ठीक है। हमारे को बनाया ही इतना सुंदर तरीके से गया है कि ये सब जो फिल्टर आउट हुआ है उस समय, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के तहत, वो सब बाहर नहीं जाएगा, बहुत कुछ वहाँ पे वापस से रिटेन हो जाएगा। तो क्यों रिटेन होगा? ताकि सब कुछ बाहर चला गया तब तो फिर करते ही रहो। तो इसी वजह से जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट होता है ना, जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है किडनी से पर मिनट, वो उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। वो होता है 125 ml पर मिनट। इमेजिन, मतलब कि 180 लीटर्स पर डे। सोचिए क्या होगा, बुक भी ले जाने का मन नहीं करेगा, इतना में तो बाथरूम में बैठे रहेंगे आप, है ना। तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। इतना देर बाथरूम में कोई बैठ सकता है क्या, बताइए? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? फिर तो बीमार है सब कोई। तो ये बॉडी ने हमारे साथ होने नहीं दिया। तो किडनी का क्या है भाई, तो इसी वजह से किडनी का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी रेगुलेट किया जाता है। ये तो खैर अलग सेक्शन है। इस वजह से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये सेकंड वाला जो सेकंड प्रोसेस है। फर्स्ट क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि जरूरी था ऑब्वियसली, तभी तो कुछ आएगा अंदर, तभी तो फिल्ट्रेट होगा, आगे बनेगा, है ना। तो उस फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना था, 125 ml पर मिनट। तो दिन का कितना हो गया, 180 लीटर्स अ डे। ये ग्लोमेरुलस ने अपना काम किया, ठीक है। अब आगे भी तो काम करेंगे, इतने सारे बेचारे क्यों बैठे हुए हैं फालतू में। सेकंड जो होगा फंक्शन, वो होगा रीएब्जॉर्प्शन, जो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले रीएब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, वरना फ्लो टूटेगा। रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्प्शन क्या है, 180 लीटर तो बन रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद। ये यूरिन जो हमारा रिलीज हो रहा है वो तो 1.5 लीटर ही है भाई। तो 180 लीटर बन रहा था, पर डे वी आर एक्सक्रीटिंग आउट ओनली 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन। तो बाकी कहां गया, Where did the remaining go? Obviously it is reabsorbed, बॉडी में रीअब्सॉर्ब किया गया, वरना इतना पानी लॉस तो बहुत मुश्किल है ना। तो रीअब्सॉर्ब किया गया, मतलब 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, हैज टू बी डन, कोई और विकल्प नहीं है, वरना बाथरूम में ही बैठे रहोगे बेटा। तो रीनल ट्यूब्यूल्स वापस से रीअब्सॉर्ब करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग बैक द फिल्ट्रेट, जितना 99% ऑफ इट इज नोन एज रीअब्सॉर्प्शन। कैसे होता है, या तो एक्टिवली या तो पैसिवली। हो सकता है एटीपी रिक्वायर्ड हो सकता है ना हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए। तो कुछ एलिमेंट्स में एटीपी लगते हैं, कुछ एलिमेंट्स में नहीं लगते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जैसे ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड्स है, सोडियम है, ये फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली किया जाता है, मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट है। भूलना नहीं है इस चीज को, बगल में लिख लीजिए, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, Na+ एटसेट्रा बोल दिया तो हमें 3 तो याद रखने ही हैं। वो क्या करते हैं, वो एटीपी का रिक्वायर्ड होता है, उनको एनर्जी चाहिए, वो एक्टिवली करते हैं ये सब चीज रीअब्सॉर्ब, ठीक है। कैसे दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो रीअब्सॉर्प्शन, मतलब कि यहाँ हो रहा है ऊपर तरफ ब्लड वापस जा रहा है बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड में क्या जाता है, पीसीटी है, ये पीसीटी में जाता है ग्लूकोज भी जाता है,
ठीक है, ग्लूकोज भी जाता है, Na+ तो Cl- भी रिपीट हो गए, तो Na+ कैसे लिया जाता है, एक्टिवली लिया जाता है, ठीक है, और ग्लूकोज लिया जाता है, और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को भी रीएब्जॉर्ब किया जाता है पीसीटी से। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये तीनों कैसे रीएब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं बाकी हिस्से पे, ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है। बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, यूरिया है, बिल्कुल है, ठीक है, तो उसमें पैसिवली होता है वो काम। एमोनियम आयन है, डेफिनेटली है, तो वो पैसिवली होगा वो काम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑल्सो पैसिवली। भाई वाटर के लिए अगर एक्टिव जरूरत पड़ जाए तो फिर पता नहीं कितना ही एनर्जी चला जाए, तो वाटर भी पैसिवली ही जाता है, ठीक है। इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, इनिशियल सेगमेंट कौन है भाई, पीसीटी हमारा है, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर, वो क्या हो रहे हैं, वो एक्टिवली नहीं, वो पैसिवली ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं एक और सेक्शन में, दैट इज अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब हमने 99% तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट कुछ आयोनिक बैलेंस के लिए, जैसे मैंने बोला था कि हमारा एक्सक्रीशन चैप्टर में टारगेट क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज नॉट ओनली द रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड बट ऑल्सो द मेंटेनेंस ऑफ आयंस इन अ बॉडी, ठीक है। आयंस इन अ बॉडी मतलब बॉडी में भी सही रहे और जो निकल रहा है बॉडी से वो भी सही रहे, एक बैलेंस में रहे, ठीक है। सो वो बैलेंस ट्यूबुलर सेक्रीशन क्रिएट कर देता है। वो कैसे होता है, वो ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं वो सेक्रीट करते हैं H+ K+ एमोनिया, H+ K+ एमोनिया, जरा ढूंढे, ट्यूबुलर सेक्रीशन हो रहे हैं किसकी किसकी, H+ K+ एमोनिया, दिख रहा है, ये ट्यूबुलर सेल्स ही तो सेक्रीट कर रहे हैं, मतलब कि ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं वो सेक्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे पीसीटी कर रहा है, यहाँ पे डीसीटी K+ कर रहा है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी में K+ था, पीसीटी में भी, बट अभी नहीं है, तो अभी हम नहीं जाएंगे उस हिसाब से, और क्या, ठीक है। सो H+ NH3+ आपको याद रखना है, अमोनिया और H+ आयन पीसीटी देता है, सेक्रीट करता है एज ए ट्यूबुलर सेक्रीशन, डीसीटी K+ और H+ करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है क्या, कुछ बचा, ये सब हो गया, तो ये क्या है भाई, इसलिए ताकि वो मेंटेन कर सके आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस इन आ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। अब हम उस पैराग्राफ पे आते जो हमने छोड़ा था, द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म, मान लीजिए कि ये कुछ किसी रीजन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अप डाउन हो रहा है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो किडनी का एक अच्छा काम क्या होता है, किडनी के पास एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, JGA एपरेटस, वो सेंसिटिव रीजन है जो इस कमी को भापता है। अगर GFR रेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, तो ये तुरंत सेंसिटिव है उस चीज़ के लिए, वो पकड़ लेगा, और वो सिग्नल क्या करेगा, वो सेलुलर मॉडिफिकेशन करेगा डीसीटी में, मतलब अगर किसी भी तरह से सेलुलर मॉडिफिकेशन डीसीटी, मतलब डीसीटी और इफरेंट आर्टेरियोल जिस जगह पे जंक्शन पे मीट करते हैं ना, वहीं पे ये JGA एपरेटस है पूरा, ठीक है। सो ये लोग सेंस करते हैं किसी भी तरह का चेंज में, फॉल इन GFR जैसे ही नीचे ड्रूप किया, JG एपरेटस, JG सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेनिन। रेनिन इज रिलीज्ड, वेयर इट इज रिलीज्ड, इट इज रिलीज्ड बाय द JG सेल्स इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन GFR, याद रहेगा। ये स्टिमुलेट करता है फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, ठीक है, मतलब एफरेंट आर्टेरियोल जो लेके आ रहा है उसमें ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस का थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, एंड GFR फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। GFR गिरने का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर गिर गया मतलब कि वो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। वो ज़्यादा फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर पाएगा, अगर एडिक्वेट ब्लड नहीं पहुंच रहा है उसके पास, तो एडिक्वेट ब्लड पहुंचा देगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो देख रहा बॉडी कितना बढ़िया अरेंज्ड है, ठीक है। तो हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स खुद कर लेते हैं। सो आई गेस आपको समझ में आ गया। हमने फंक्शंस अब हम कल करेंगे, ठीक है, लाइक नेक्स्ट क्लास में हमारा फंक्शंस रहेगा, ताकि मैं अच्छे से बिल्कुल आपको वो काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाऊं। इस क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो जस्ट गिव योर ब्रेन अ रेस्ट, एंड एज यूजुअल 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास में एक्सीड नहीं करना चाहती हूँ। सो ये वाली चीज़ हो गई। आज हमने बहुत अच्छे से सारे डायग्राम्स को डीपली एनालिसिस किया है, तो आप जाके बिल्कुल रिवाइज करिए आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, एंड देन विल अगेन कम अप, ठीक है। फिर से हम मिलेंगे कल, एंड तब तक आपको क्या करना है,
पढ़ते रहना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करना है, बिकॉज 650 के नीचे इज एनी डे अ रिस्क. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप गिविंग मॉक टेस्ट नाउ. सीरीज मॉक टेस्ट दीजिए, लाइक सेलेक्टिव दीजिए, पार्शल दीजिए, पार्ट दीजिए, मेजर दीजिए, कंप्लीट दीजिए, जैसा मन दीजिए, बट मॉक टेस्ट दीजिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है. अगेन विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको आता है इस बीच, आप टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है जो आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, देन आई हैव अ पॉलिसी ऑफ फ्री कंसल्टेशन ओवर हियर. आप फ्री कंसल्टेशन कर सकते हो. ऑल्सो इस कोर्स को अवेल करने के लिए एंड वीकली डिस्कशंस में आने के लिए मेरे साथ आप msedusphere.com पे जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो. इसके डिटेल्स आपको क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है. ठीक है. सो इसीलिए फॉर हियर आफ्टर मैंने आपको सब कुछ बता दिया आई गेस. फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एंड देन विल स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट विल कंप्लीटेड. ओके. सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट एवरी डे, हाउ टू टेक आउट द बेस्ट ऑफ द डेज. ठीक है, जो बचे हुए हैं. एंड देन ऑल द बेस्ट. Bye bye.